हेलो दोस्तों, मैं YouTube पे अपना अनोखा और दिलचस्प चैनल लेके आया हूँ जिस पे आप बॉलीवुड के भूले बिसरे सितारों से जुड़े हुए रोचक किस्से और उनकी जीवनी के बारे में जानेंगे। आपको चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाएं। रंजीत, क्यों हुआ? ये उतरा चेहरा, ये परेशानी क्या बात है? नहीं अंकल, थक गया। ले आए? हैं? वंडरफुल, एक्सीलेंट। दुनिया के ऐसे कौन से कीमती जवाहरात हैं? बेटे आपस में कोई रंजिश नहीं होनी चाहिए। पहले तुमने हाथ उठाया, फिर हमसे गलती हो गई। खैर, लेट्स फॉरगेट इट। हैं? तुम्हारा नाम क्या है? आनंद। आनंद, बहुत अच्छा नाम है। लेकिन बोलो, क्या बात है? बोलो। कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता था, अगर किसी बेटे के सर पे कोई बोझ हो और वो उसे हल्का करना चाहे, किसी का हिसाब चुका के, तो जरूर चुकाना चाहिए। कितना है? ये पूछिए क्या है? क्या है? खून। दोस्तों, आज मैं गुजरे ज़माने या कह सकते हैं कि हिंदी फिल्मों के शुरुआती दौर के एक बेहद शानदार कलाकार और खलनायक अभिनेता से आपका परिचय कराना चाहता हूं। इनको आप हिंदी फिल्मों का पहला खलनायक सुपरस्टार भी कह सकते हैं। इनकी उस समय की फिल्मी दुनिया में हैसियत वैसी ही थी जैसे अमरीश पुरी जी की बाद में हुई। मैं बात कर रहा हूं के.एन. सिंह जी की। इनका पूरा नाम कृष्ण निरंजन सिंह था। इनका जन्म 1 सितंबर 1908 को देहरादून में एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। इनके पिता चंडी प्रसाद सिंह भूतपूर्व राजकुमार और प्रतिष्ठित क्रिमिनल लॉयर थे। इनके पिताजी इनको अपनी तरह ही वकील बनाना चाहते थे। ये अच्छे स्पोर्ट्समैन भी थे। 1936 के ओलंपिक्स में इनका चयन भारत की तरफ से भाला फेंक और 60 फुट प्रतियोगिता के लिए हो चुका था, लेकिन इन्हें अपनी बीमार बहन को देखने कलकत्ता जाना पड़ा। वहाँ पर इनकी मुलाकात पृथ्वीराज कपूर जी से हुई। पृथ्वीराज कपूर जी इनके फैमिली फ्रेंड थे। इस समय कलकत्ता में भी कई मशहूर फिल्मी हस्तियां और स्टूडियोज थे। पृथ्वीराज ने इन्हें उस समय के फेमस डायरेक्टर देवकी बोस जी से मिलवाया। देवकी बोस जी ने इन्हें अपनी फिल्म सुनहरा संसार में पहला ब्रेक दिया। 1938 में आई फिल्म बागबान ने इन्हें बुलंदी पर पहुंचा दिया। यह फिल्म गोल्डन जुबली हिट रही। के.एन. सिंह जी अब फिल्मी दुनिया में स्थापित खलनायक बन चुके थे। 1940 से 50 के बीच आई सभी आइकॉनिक फिल्मों सिकंदर, ज्वार भाटा, हुमायूं, आवारा, सीआईडी, हावड़ा ब्रिज के ये हिस्सा रहे। ज्वार भाटा दिलीप कुमार जी की डेब्यू फिल्म थी। 50 साल के फिल्मी कैरियर में ये कई सुपरहिट फिल्मों के हिस्सा रहे और सभी सुपरस्टार्स के साथ काम किया। 1986 में आई वो दिन आएगा में अंतिम बार फिल्मी पर्दे पे दिखे। ये अपने अंतिम दिनों में बिल्कुल अंधे हो गए थे। 31 जनवरी 2000 को इनकी मृत्यु मुंबई में हो गई। देखा हुजूर, कितने सरकश हैं ये लोग। आपके सामने आकर भी सर नहीं झुकाते। झुकाओ। तो ये हैं वो दो। मिरांदास, तुमने रमजान अली को अपने घर में पनाह दी और ये जानते हुए कि ये जुर्म है। बेबस मजलूम को पनाह देना मैं इसे जुर्म नहीं समझता। लेकिन हम समझते हैं। इसने रियासत की पैदावार हमारे दुश्मन जैनुद्दीन के हाथ बेची है। हाँ, बेची है, और क्यों ना बेचता, जबकि हमारे बुजुर्ग सदियों से बेचते आए हैं। लेकिन अब कोई नहीं बेच सकता, क्योंकि मालाबार में तिजारत का हक रियासत ने पुर्तगालियों को दे दिया है। दे दिया है, लेकिन खुशी से नहीं, मजबूरी से, जुल्म से तंग आकर। क्या पुर्तगाली जुल्म कर रहे हैं? जुल्म? इसको भरे बाजार में कोड़ों से पीटा गया, सिर्फ इस कसूर पर कि उसने आपके एक मामूली सिपाही को सलाम नहीं किया। इस बेचारे की जबान खींच ली गई, इसलिए कि इसने अपना मजहब बदलने से इनकार कर दिया। तुम्हारे सिपाहियों ने
इसकी आंखों के सामने ही इसकी बेटी की इज्जत उतारी। क्या यह जुल्म नहीं? इस जुल्म की आग ने अब सारी रियासत को घेर रखा है। कोई शहर, कोई गांव, कोई घर ऐसा नहीं रहा जिससे शोले न निकल रहे हो। और तुम इन शोलों को बुझाना चाहते हो? नहीं, अब तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि ये शोले इतने भड़कें, इतने फैलें कि सारा मलाबार इनकी लपेट में आ जाए। मैं भी जलूं, रमजान अली भी जले, और तुम सब पुर्तगाली जल का खाक तैयार हो जाओ।